ओके दोस्तों, हम है क्लास नंबर 37 में और आज से हम शुरू करने वाले हैं इक्वल इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इक्वलाइजेशन लेवी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया, और वो कौन सा चैप्टर है जल्दी बताओ। वो है एडवांस रूलिंग का। याद है बार वाला चैप्टर हमने करा था, तो वो चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया। अब हम करेंगे इक्वलाइजेशन लेवी। सर कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर्स ऐसे देखने जाओगे तो तुमको बहुत सारे दिखेंगे, बट अगर ओवरव्यू दूं कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में कितने चैप्टर है, एक है अपना इक्वलाइजेशन लेवी, एक है अपना DTAA, एक है अपना नॉन रेसिडेंट और उसके बच्चे, और एक है अपना ट्रांसफर प्राइसिंग। और कौन सा है? बार वाला चैप्टर। तो ये तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम इक्वलाइजेशन लेवी करेंगे, उसके बाद बस ये 3 चैप्टर करेंगे और अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म। और इसी के साथ अपना DT भी आधा खत्म हो जाएगा, सिर्फ असेसमेंट प्रोसीजर बाकी रहेगा और छोटे मोटे जो चैप्टर है वो बाकी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इक्वलाइजेशन लेवी के साथ। रेडी? हाँ ना, कुछ बोलो जोश, कम ऑन। कैमरा ऑफ करके सब बैठ के सो रहे, तुम लोग सोने आए हो इधर पे। कुछ ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। चलो रेडी सर। हाँ रेडी। सर हम लोग कैमरा ऑफ करके थोड़ी देर सो भी लेते हैं ना, तो आप देख नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं करने का ना, जगह रहने का। स्टार्ट करते इक्वलाइजेशन लेवी के साथ, और इसका एक मस्त चार्ट बना के दूंगा। एग्जाम वाले दिन ये चैप्टर 15 मिनट के अंदर रिवाइज होगा। देखते जाओ कैसे। स्टार्ट करते हैं। एक रेसिडेंट पर्सन है, यानी इंडिया का रेसिडेंट है, उसको अपनी कंपनी का एड चलाना है। तो उसको अगर अपनी कंपनी का एड चलाना है, तो उसको अपना एड, आजकल क्या ज्यादा चल रहा है? यूट्यूब। तो वो यूट्यूब के पास चला गया। ले यूट्यूब पे हम अपना एड रन करेंगे। सर हम लोग ऐसे ही परेशान है, यूट्यूब के एड से स्किप नहीं होता है, अनस्किपेबल एड आ चुके हैं आजकल। कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है, अभी तो CA CMA बन ही जाओगे, फिर ले लेना प्रीमियम मेंबरशिप। तो तुम प्रीमियम मेंबरशिप लेके ऐड नहीं देखोगे, बट आम लोग ऐड देखेंगे। तो जब आम लोग ऐड देखेंगे, तो वो एड रेवेन्यू जनरेट होगा। वो एड रेवेन्यू किसका होगा? यूट्यूब का होगा। सामने वाले के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। तो नाम दे देते हैं इसको। तो MT एडवर्टीजमेंट रन करना चाहता है CMTC क्लासेस के लिए। अब एडवर्टीजमेंट अगर अपने को यूट्यूब पर रन करना है, तो अपने को उसको पैसा का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने यूट्यूब को 2 लाख रुपए का पेमेंट किया। Is it income for YouTube? Yes, it is income for YouTube. It is expense for MT. Yes, it is an expense for MT. अब ये जो YouTube वाली इनकम है, YouTube का पापा कौन है? गूगल है। अब अपने एक चीज यहां अज्यूम कर रहे हैं कि गूगल का PE इंडिया में नहीं है। PE मतलब परमानेंट स्टैब्लिशमेंट। अभी के लिए क्या समझेंगे? परमानेंट ऑफिस। तो कोई भी गूगल का परमानेंट ऑफिस इंडिया में नहीं है। अब सिंस दिस इज एन इनकम फॉर गूगल, तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो इनकम कहां से अर्न किया है? इंडिया से अर्न किया है। कौन बंदा पैसा दिया? इंडिया का बंदा पैसा दिया। इनकम अर्न इंडिया में हुई है, तो फिर इसको टैक्स देना चाहिए। तो गवर्नमेंट भैया पहुंचे दौड़ते दौड़ते, हेलो गूगल। गूगल बोले हाँ बोलो, मेरे को टैक्स दो। गूगल बोलता है क्या चीज का टैक्स? अरे तुमने मेरे यहाँ कमाई करी है, तो तुम मेरे को टैक्स दो। तो गूगल बोलता है हम तुम्हारे यहाँ रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। मेरा पी तुम्हारे कंट्री में है क्या? नहीं। जब मेरा परमानेंट ऑफिस नहीं है तुम्हारी कंट्री में, मेरा कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं है तुम्हारी कंट्री में, तो हम तुमको टैक्स क्यों दे? हाँ मन किया, जाओ जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। अब मान लो गूगल जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका XYZ कंट्री में। क्या गवर्नमेंट का कोई अधिकार है XYZ कंट्री पे? कोई पावर है वहां जाके वो कुछ यूज कर सकता है पावर को? द आंसर इज नो। वो एक डिफरेंट टेरिटरी है, फॉरेन टेरिटरी है, वहां पे तो गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है। ओके। तो ऐसा चल रहा था। गवर्नमेंट काफी परेशान थी इस चीज से। फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, अरे गूगल पे मेरा कोई पावर नहीं है ना, गूगल का पी इंडिया में नहीं है, XYZ कंट्री में उसका पी है, तो मेरे पास पावर नहीं है गूगल के ऊपर। बट ये MT तो मेरा ही है ना, MT के ऊपर तो मेरे पास पूरा ही पावर है। तो अब मैं MT को बोलूंगा कि तुम 2 लाख रुपया यूट्यूब को पे कर रहे हो ना, अब वो तो मेरे को टैक्स नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, जब तुम 2 लाख रुपया का पेमेंट करोगे यूट्यूब को, तो 6% TDS काट के पेमेंट करना। हो गया, 6% टैक्स हमने ले लिया।
तो 6% टीडीएस गूगल के नाम से पहले ही तुम मेरे यहां जमा करवा देना और फिर तुम उसको पेमेंट करना। अब ये एमटी भी हीरो बन रहे थे, बोल रहे थे नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? तो हमने कहा बताते क्या करें। तुम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, सो इट इज योर एक्सपेंस। तुम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखाओगे अपना 2 लाख रुपए, नहीं काटोगे 6%, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, डिस अलाउ कर देंगे। क्या करेंगे, डिस अलाउ कर देंगे एक्सपेंस। जाओ मत काटो, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा 2 लाख रुपया गया तुम्हारा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई तुमको एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाओगे, तो 100% डिस अलाउ कर देंगे। ओके, लगा? तो सेक्शन नंबर लर्न करते हैं। किस सेक्शन में डिस अलाउ करेंगे? 40A(I)(B) में डिस अलाउ कर देंगे। 40A(I)(B) में डिस अलाउ कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, कर दो डिस अलाउ। तो हम तो काट लेंगे टीडीएस। अब ये जो 6% हम टीडीएस काटेंगे, तो अब इसका नाम देखो, कॉन्सेप्ट सेम है, टीडीएस का ही कॉन्सेप्ट है। पहले ही 6% काट लेंगे, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देंगे गूगल के नाम से, फिर गूगल अपना इसको क्लेम वगैरह कर सकता है। बट इस कॉन्सेप्ट को अपने अब बोलेंगे, टीडीएस ही है कॉन्सेप्ट, बट नाम है इसका इक्वलाइजेशन लेवी। सेक्शन नंबर है 165। तो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेंगे 6% से, सेक्शन नंबर है 165। ओ ओके, हम इसको इक्वलाइजेशन लेवी बोलेंगे। अब गूगल बोलता है कि यार तूने तो मेरा टैक्स काट लिया, 6% डिपॉजिट कर दिया, अब ये 2 लाख पे मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है ना, इतना मगजमारी नहीं करना, तुम अपनी कंट्री में खुश रहो, मेरे को कोई मगजमारी नहीं है तुमसे। तुमने मेरे जो रेसिडेंट ने 6% टीडीएस इक्वलाइजेशन लेवी जमा करवा दिया तुम्हारे नाम से, तुम्हारे हाथ में ये इनकम क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन नंबर क्या है एग्जेम्प्ट इनकम की? 10, और इसका है 50, 50। तो सेक्शन 1050 में इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ गूगल। गूगल के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम पढ़े तो हमने क्या पढ़ा, जब भी एक रेसिडेंट जिसका पीजीबीपी इंडिया में है, वो जब भी पेमेंट करेगा एक नॉन रेसिडेंट को जिसका पीई इंडिया में नहीं है, किस लिए पेमेंट करेगा? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट करेगा। तो उस सिनेरियो में 6% से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। हर जो पॉइंट बोल रहा हूं सब आंसर का पार्ट बनेगा। फर्स्ट ये बन गया पूरा, ठीक है, एक पैराग्राफ इसका बन गया। दूसरा पैराग्राफ, अगर नहीं डिडक्ट किया तो 40A(I)(B) में 100% डिसअलाउ हो जाएगा। तीसरा पैराग्राफ आंसर का, द इनकम इन द हैंड्स ऑफ गूगल विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। तो ये तीनों पॉइंट तुमको लिख के आने, तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अभी दिखाऊंगा कंपाइलर क्वेश्चन में कितने किस तरह आंसर लिखा जाता है। पहला पॉइंट, एक रेसिडेंट पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को जिसका पी इंडिया में नहीं है, या नॉन रेसिडेंट कौन है? गूगल। उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसका पी इंडिया में नहीं है। किस लिए पेमेंट कर रहे हैं? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक थ्रेशोल्ड है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं, तो 6% से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे अंडर सेक्शन 165। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, इफ एमटी डज नॉट डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी, इन दैट केस इट विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A(I)(B). थर्ड पॉइंट, इनकम इन दी हैंड्स ऑफ गूगल विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050। तो तुमको ये तीनों पॉइंट हर आंसर में लिख के आने, अगर तीनों पॉइंट लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्लियर दोस्तों? ओके, थ्रेशोल्ड कितना है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख के ऊपर पेमेंट करेंगे तभी करना है, 1 लाख से कम है तो नहीं करना है। इसको गाफा टैक्स भी बोलते हैं, गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजॉन टैक्स। गाफा टैक्स, गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजॉन टैक्स। अब ये इक्वलाइजेशन लेवी है 165 का, इसको अपने बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी 1.0, वर्जन 1। ठीक है सर, वर्जन 2 भी है क्या? हाँ है, तभी इसको 1 बोलते हैं। चलो एक बार रीड कर लेते हैं पहले यहां से। जब भी एक रेसिडेंट जिसका पीजीबीपी है इंडिया में, इंडिया का रेसिडेंट है उसका पीजीबीपी है, और एक नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है,
अगर एक नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट ऑफिस इंडिया में है, वो अगर पेमेंट करता है किसी नॉन रेसिडेंट को 1 लाख के ऊपर इन प्रीवियस यानी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए के ऊपर पेमेंट करता है, किस लिए? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए, या एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, तो वो डिडक्ट करेगा इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट 6%। ओके, कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। अब मान लो गौरव है, ठीक है, अब गौरव को शादी करनी है, यार तुम्ही को ले ले रहे एग्जाम्पल में सुबह से, कोई बात नहीं, एक और बात। अब गौरव को करनी है शादी, अब शादी करनी है, शादी हो नहीं रही है, दिक्कत आ रही है, ऐसा बात नहीं है कि हो नहीं रही है, इसको कोई पसंद नहीं आ रहा, इसको अपना पसंद का नहीं मिल रहा, तो ये रिजेक्ट पे रिजेक्ट मारे जा रहा है। तो अब ये सोचता है एक काम करते हैं, हम ना एड रन करवाते हैं, ऑनलाइन एड रन करवाते हैं कि ये मैं हूं और मुझे शादी करनी है वगैरह 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 वगैरह। तो इसके लिए वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रन करता है। रुपए की क्या बात कर रहे हैं यार, 5 लाख रुपया पेमेंट कर रहा है, 5 लाख रुपए का पेमेंट किया। क्या इस, और गौरव का क्या, गौरव का बिजनेस है, ठीक है, अच्छा खासा वेल सेटल्ड बिजनेस है। बताओ इस सिनेरियो में क्या गौरव को डिडक्ट करना पड़ेगा 6%? नहीं, नहीं करना पड़ेगा, रीजन बिंग पर्सनल नेचर का हो जाएगा। तो अगर पर्सनल नेचर का है, पर्सनल पर्पस के लिए है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, तो 6% नहीं डिडक्ट करना। सर शादी करना बिजनेस नहीं होता है यार, शादी करना बिजनेस नहीं है, शादी के बाद बिजनेस हैम्पर होगा वो बात की बात है, लेकिन शादी करना बिजनेस नहीं। भाई की खुशी देखो, स्माइल नहीं रुक रही है, बात तो सही है। बात तो सही है, तुम हंस क्यों रहा है? तुम्हारा हंसी रुक क्यों नहीं रहा है? चलो ये हो गया। अब किस पे एप्लीकेबल नहीं है, देखो ध्यान से, जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये प्रोविजन। अगर 1 लाख रुपया से कम है या 1 लाख रुपया तक है इन फाइनेंशियल ईयर तो एप्लीकेबल नहीं है। नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस तो एप्लीकेबल नहीं है। या जिसको हम पैसा दे रहे हैं, यानी एक नॉन रेसिडेंट, उसका पी इंडिया में है और ये जो सर्विस है वो उसी पीई से दे रहा है, यानी एक नॉन रेसिडेंट का परमानेंट ऑफिस इंडिया में, एग्जांपल अपने वाला गूगल का परमानेंट ऑफिस अगर इंडिया में है और उसी ऑफिस से ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का सर्विस दे रहा है, तो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डिडक्ट करने की। ओ माय गॉड गौरव, 1 महीना पहले ही एक्स की शादी हुई। ओ माय गॉड, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, नफरत को मेरी हम देखेगी। तो जिम ज्वाइन कर लो एग्जाम के बाद। तो 165 सेक्शन नंबर क्या बोलता है, एक रेसिडेंट जो कि इंडिया का है या एक नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में, वो जब भी पेमेंट करेगा किसी नॉन रेसिडेंट को ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए 1 लाख रुपए के ऊपर इन फाइनेंशियल ईयर, यानी एग्रीगेट में देखना है, तो 6% से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके करेगा, ठीक है। नहीं, जिसको पेमेंट दे रहे हैं उसका पी इंडिया में नहीं होना चाहिए। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं पता है, एक नॉन रेसिडेंट, एक रेसिडेंट या एक नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है, ठीक है, वो पेमेंट कर रहा है एक नॉन रेसिडेंट को जिसका पी इंडिया में नहीं है, समझे? और ये नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, किस चीज की सर्विस दे रहा है, एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है। तो जब भी ये दोनों लोग पेमेंट करेंगे इस नॉन रेसिडेंट को, तो 6% से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे। एम आई क्लियर? किसका पी इंडिया में होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए? जिसको रुपया मिल रहा है उसका पी इंडिया में नहीं होना चाहिए, और जो रुपया दे रहा है अगर उसका पी इंडिया में, तो वो रेसिडेंट के बराबर माना जाता है, ठीक है। हाँ सर समझ गया सर, सिंपल है ये तो। अब आते हैं इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 की तरफ। नहीं, फिर 195 क्यों लगेगा टीडीएस, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हो गया। अब बात करते हैं एक ई कॉमर्स ऑपरेटर की। अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है और वो रेसिडेंट को गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है और टोटल रिसीव फ्रॉम दैट रेसिडेंट पर्सन इस 2 करोड़ के ऊपर, दैट रेसिडेंट पर्सन मतलब सारे रेसिडेंट पर्सन इंडिया का मिला के, एक अमेजोन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है,
अब ये अमेजोन कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली जिसका पी इंडिया में नहीं है। वो जब भी सप्लाई करेगा किसी रेसिडेंट इंडिया वाले को और टोटल रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया इज 2 करोड़ के ऊपर फ्रॉम दैट गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस इस सिनेरियो में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं होगा। अमेजोन को सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट के पास जाके इक्वलाइजेशन लेवी जमा करवाना पड़ेगा। कितना? एट द रेट 2%। कितना? 2% से जमा करवाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर इज 165। तो जब भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर रेसिडेंट को गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करेगा और उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का पी इंडिया में नहीं है एंड टोटल रिसीव पूरे साल का मिला के 2 करोड़ के ऊपर चला जाता है, तो उसको जमा करवाना पड़ेगा। यहाँ पे वो खुद डिपॉजिट करवाएगा, सेल्फ डिपॉजिट करवाएगा, यहाँ पे कटने वाला सिस्टम नहीं है। तो खुद डिपॉजिट करवाएगा एट द रेट 2% पे इक्वलाइजेशन लेवी। एंड वही सेम चीज है, जब वो जमा करवा देगा तो 1050 में वो इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ अमेजोन। अमेजोन के हाथ पे वो 1050 अंडर सेक्शन 1050 इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अकॉर्डिंगली फिर एक्ट किया जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी 2.0। इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 इट इज एप्लीकेबल ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो रेसिडेंट को गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है एंड टोटल सप्लाई इंडिया में मिला के 2 करोड़ के ऊपर चला जाता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को 2% से इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट के पास जमा करवानी पड़ती है अंडर सेक्शन 165A। या तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो ध्यान से सुनना, गुड्स नहीं सिर्फ सर्विस की सप्लाई कर रहा है एक नॉन रेसिडेंट को। एक नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर है ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर्विस भी इंडिया के बाहर ही दे रहा है एंड वो सर्विस 2 करोड़ के ऊपर चली जाती है, ठीक है, 2 करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाती है, तो सर यहाँ पे टैक्स क्यों बनेगा? अब सर्विस देने वाला बाहर, लेने वाला बाहर, तो सर यहाँ पे टैक्स क्यों बन रहा है? पहले पढ़ लेते हैं। तो फिर अमेजोन को इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एट द रेट 2%। बट सर क्यों क्यों करवाना पड़ेगा? क्यों, क्या जरूरत है? तो जरूरत है स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस मेरे दोस्तों? तो स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस मतलब होता है अगर वो एक नॉन रेसिडेंट को सर्विस दे रहा है, किस चीज की सर्विस दे रहा है? एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, जो टारगेट कर रहा है कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। यानी हम सर्विस तो एक नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं लेकिन उसका एड हम इंडिया में चला रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन को ऐड दिखा रहे हैं जिसका आईपी एड्रेस इंडिया में। आपको पता है ना, फिजिकल एड्रेस एंड आईपी एड्रेस अलग अलग हो सकता है। फिजिकल एड्रेस मान लो सिंगापुर में, बट आईपी एड्रेस अगर इंडिया का है तो वो भी काउंट कर लेंगे। यहाँ पे क्या देखना है? आईपी एड्रेस देखना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो एक नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो एक नॉन रेसिडेंट को सर्विस दे रहा है, बट क्या चीज की सर्विस दे रहा है? एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है। वो एडवर्टीजमेंट किसको टारगेट कर रहा है? रेसिडेंट को टारगेट कर रहा है या किसी ऐसे पर्सन को टारगेट कर रहा है जिस जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। और या तो एक नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट को सर्विस दे रहा है। किस चीज की सर्विस दे रहा है? सेल ऑफ डेटा। और ये डेटा इसने कहां से कलेक्ट किया? हम भोले भाले लोगों से, फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, या कोई पर्सन जो आईपी एड्रेस यूज कर रहा है इंडिया का, उसका अगर कलेक्ट करके बेचा है, तो इस सिनेरियो में 2% से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे सीधी सी बात है, एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में ऐड क्यों चलाएगा? इंडिया में उसको मार्केट गेन करना होगा तभी तो ऐड चला रहा ना। तो तुम इंडिया से पैसा कमा रहे हो, इंडिया को बेस बना के, तो तुमको तो टैक्स देना ही चाहिए ना। तो नहीं दे रहे तो 2% जमा करो, सीधी सी बात है। सर लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर तो बाहर का है और इंडिया से कोई लेना देना नहीं है उसका, तो उस सिनेरियो में वो नहीं जमा देगा तो क्या कर लेंगे? अरे नहीं जमा देगा तो ब्लॉक कर देंगे वेबसाइट इंडिया में। ये कार तो है ही अपने पास, ये तो अपना ही पावर है, ट्राई को बोल के अपने बैंड करवा देंगे, उसकी वेबसाइट चलने ही नहीं देंगे। तो इस सिनेरियो में उसको जमा करवाना ही पड़ेगा। आपने यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आप लेना चाहे तो बैंगगुड.com का नाम सुना है? हाँ सुना ही होगा।
अनबंसन सामान वहां मिलता है, जो भी तुम सोच सकते हो सारा सामान वहां मिल जाएगा तुमको, ड्रोन वगैरह सब कुछ। तो उस सिनारियो में वो लोग क्या करते हैं, नॉन रेसिडेंट से सामान लेके हम रेसिडेंट लोग को सेल करते हैं। तो इस सिनारियो में उनको 2% इक्वलाइजेशन लेवी जमा करवाना पड़ेगा, ये काम वो करते हैं। तो दो सिनेरियो में इक्वलाइजेशन लेवी अंडर 165A लगता है। चलो, पहला सिनेरियो क्या है? सबसे पहला सिनेरियो, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका पीई इंडिया में नहीं है। कंडीशन क्या है? उसका पीई इंडिया में नहीं होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, वो गुड्स दे रहा है या सर्विस सप्लाई कर रहा है? किसको सप्लाई कर रहा है? एक रेसिडेंट को सप्लाई कर रहा है। तो इस सिनेरियो में जब पूरा इंडिया का मिला के 2 करोड़ के ऊपर चला जाएगा रिसिप्ट, तो उसको @2% इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट के पास जमा करवाना पड़ेगा। सिंपल, यहां पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, आ रहा है एनआरई तो आ रहा है, ये देखो ना। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पीई इंडिया में नहीं है, अब वो सर्विस दे रहा है एक नॉन रेसिडेंट को। पहले हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट की, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, 2 करोड़ के ऊपर दिया, 2% से इक्वलाइजेशन लेवी जमा करवाना पड़ेगा। सेकंड केस, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है और वो एक नॉन रेसिडेंट को सर्विस दे रहा है। और क्या दे रहा है? सिर्फ सर्विस, गुड्स नहीं, सर्विस दे रहा है। अब सर्विस भी स्पेसिफिक है, क्या सर्विस है? या तो वो एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है किसको? रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या जो आईपी एड्रेस इंडिया का यूज कर रहा है, या वो सेल कर रहा है डेटा एक नॉन रेसिडेंट को जिसको उसने कलेक्ट किया है। किससे कलेक्ट किया है? एक रेसिडेंट इंडिया जो, या जो पर्सन जो आईपी एड्रेस इंडिया का यूज कर। तो इस सिनेरियो में जब भी 2 करोड़ के ऊपर जाएगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को @2% से इक्वलाइजेशन लेवी जमा करवाना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके, अच्छा। अच्छा, वो वाला पॉइंट बोल रहे हो क्या? हाँ, वो पॉइंट तो यहाँ पे रहेगा ना, वो हर जगह रहेगा। या रेसिडेंट को दिया या किसी नॉन रेसिडेंट को दिया जिसका पी इंडिया में है, सेम वही, सेम पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और रीड कर ले। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जब पे करेगा इक्वलाइजेशन लेवी @2% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेड बाय इट टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इंडिया। यह है केस नंबर 1। दूसरा केस, किसी नॉन रेसिडेंट को दिया इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस मतलब एडवर्टीजमेंट दिखाया, पैसा उससे लिया बट एडवर्टीजमेंट इंडिया को दिखाया, या इंडिया का डेटा कलेक्ट करके उसको बेच दिया। अब डेटा क्यों बेचा होगा? अरे वो फर्दर यूटिलाइज करेगा, वो प्रोस्पेक्ट कर रहा होगा एक नॉन रेसिडेंट की इंडिया मार्केट में एंटर करे कि नहीं करे, तो उसके लिए डेटा चाहिए होगा, तो वो डेटा बेच दिया। नॉन एप्लीकेबिलिटी कब होगा? जम्मू एंड कश्मीर के केस में, या ई कॉमर्स ऑपरेटर का अगर पी इंडिया में एंड सर्विस इज कनेक्टेड टू सच पी, तो फिर वो नॉर्मल। देखो, ये दोनों ही केस में ये वाला चीज है। यहाँ पे देखो, एक नॉन रेसिडेंट का पी इंडिया में, सर्विस इज कनेक्टेड टू सच पी। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का पी इंडिया में एंड सर्विस इज कनेक्टेड टू सच पी। ये वाला एक्सेप्शन में क्यों डाला है? अरे अगर उसका परमानेंट ऑफिस इंडिया में है तो उसी से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे ना डायरेक्टली जाके। इतना घुमा फिरा के टैक्स कलेक्ट करने का कोई नीड ही नहीं है। इतना घुमा फिरा के टैक्स इसलिए कलेक्ट करना पड़ा बिकॉज उसका ऑफिस बाहर है, और अगर उसका ऑफिस बाहर है इसीलिए हमको इस तरह टैक्स कलेक्ट करना पड़ रहा है। बट अगर उसका ऑफिस इंडिया में है तो डायरेक्टली कलेक्ट कर लेंगे ना, घुमा फिरा के करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके। अगर इक्वलाइजेशन लेवी 165 में डिडक्ट हो गया किसी कारणवश, तो फिर 165A में डिडक्ट नहीं होगा, यानी आइदर ऑफ दी वन होगा, या तो 165 या तो 165। कंडीशन क्या है? लेस देन 2 करोड़ है तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, 2 करोड़ के ऊपर जाने से ही एप्लीकेबल होगा। चलो, रीड कर लो एक बारी। सब कुछ यहीं पे है, उसके नीचे तो सब प्रोसीजरल है, रिटर्न, इंटरेस्ट, पेनल्टी।
यस, 165 इज ओनली फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड दैट इज सर्विस, तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए। नहीं, 165 में गुड्स भी कवर है ना। देखो फर्स्ट वाले केस में जब रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इंडिया को अपने गुड्स भी देते हैं, सर्विस भी देते हैं, दोनों ही कवर है वहां पे। नॉन रेसिडेंट को सिर्फ सर्विस वाला कवर है। सर सर सर, पढ़ लिया? चलो ड्रामा शुरू करता। सर सर सर, अरे सर कुछ ऐसा करिए ना कि एकदम शॉर्टकट हो जाए, एकदम छोटा सा में हो जाए, सब कुछ एक ही जगह आ जाए, एग्जाम के पहले जल्दी से रिवाइज कर पाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे करिए तो सर प्लीज, आप कर सकते हैं, आप कुछ तो मैजिक करिए। ये लो मैजिक, पूरा एक जगह। एक रेसिडेंट जिसका पीजीबीपी है, एक नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है, वो 1 लाख रुपए के ऊपर पेमेंट कर रहा है एक नॉन रेसिडेंट को जिसका पी इंडिया में नहीं है। किस लिए पेमेंट कर रहा है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए। डिडक्ट कर दो इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट 6%। खत्म, समाप्त। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है एक रेसिडेंट को या एक नॉन रेसिडेंट को जिसका पी इंडिया में या आईपी एड्रेस जो इंडिया से यूज कर रहा है, और पेमेंट करते हैं इसको। तो इक्वलाइजेशन लेवी कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा एट द रेट 2% टू दी गवर्नमेंट। यहां पे इन लोग से लेना देना नहीं है, पेमेंट कौन करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा 2% टू दी गवर्नमेंट। ठीक है। या एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो सर्विस दे रहा है एक नॉन रेसिडेंट को, और वो सर्विस क्या है? सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट विच टारगेट कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, या एक्सेस एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, या सेल करता है डेटा जिसको उसने कलेक्ट किया हम मासूम लोगों से, अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट 2% टू दी गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे और एक क्या कंडीशन है? 2 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। दैट्स इट। देखा, पूरा हो गया ना एक पेज में। एग्जाम के पहले बस इतना ही पढ़ने का है, पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो छोटू मोटू पॉइंट पढ़ लेते हैं, रिटर्न की बात करते हैं। तो रिटर्न अपने, अच्छा छोटू मोटू बोला तो इसका यह मतलब नहीं आएगा ना एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आएगा। रिटर्न की बात करें तो कब तक फाइल करना पड़ता है रिटर्न? अच्छा, अब जो भी पढ़े दोनों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑन और बिफोर 30 जून फॉर्म नंबर 1 में इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, 30 जून तक फॉर्म नंबर 1 में रिटर्न फाइल करना है। क्या बिलेटेड फाइल कर सकते 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच गुड्स एंड सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड। एओ अगर नोटिस देगा तो फिर रिटर्न फाइल करना है 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो रिटर्न कब तक लगता है? 30 जून तक लगता है फॉर्म नंबर 1 पे। बिलेटेड फाइल कर सकते 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच गुड्स एंड सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड। एओ अगर नोटिस देगा तो 30 डेज के अंदर फिर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तुमको। अब 165 की अगर बात करें, टीडीएस अगर एक रेसिडेंट ने डिडक्ट कर लिया या एक नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में उसने डिडक्ट कर लिया है, तो कब तक जमा करवाना पड़ेगा? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। जिस मंथ डिडक्ट किया उसके नेक्स्ट मंथ के 7 तक डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर मिस्टर ए पे कर देते हैं 141 फेसबुक फॉर एडवर्टीजमेंट, पर डिडक्ट करना भूल जाते हैं, तो क्या माना जाएगा? कि दिस इज आफ्टर डिडक्शन, यानी
ये 141.94% के बराबर है, यानी एक्चुअल जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 1.5 लाख, और 1.5 लाख का 6% होता है 9,000। तो माना जाएगा 9,000 डिपॉजिट करवाना पड़ेगा मिस्टर ए को गवर्नमेंट के पास। इसको बोलते हैं ग्रॉस अप का कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट। अगर 115 का भी पढ़ा होगा डिविडेंड में, पहले पहले हुआ करता था, तो उसमें भी हम यही यूज करते थे। माना जाएगा कि डिडक्ट करके ही पेमेंट की हो, तो ग्रॉस अमाउंट कितना निकलेगा? 1.5 लाख। तो 1.5 lakhs का 6%, दैट इज 9,000 विल बी द इक्वलाइजेशन लेवी दैट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड बाय मिस्टर ए टू द गवर्नमेंट। ओके। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करें तो क्वार्टरली पे करना पड़ेगा। अभी इसका क्वार्टरली क्यों किया? अरे उसका तो रेगुलर धंधा है, तो अपने को अगर एडवर्टीजमेंट रन करना है 165 में तो कभी कभार करेंगे, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर का तो रेगुलर धंधा है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने का, तो उसको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। जून वाले क्वार्टर के लिए 7 जुलाई तक, सितंबर वाले क्वार्टर के लिए 7 अक्टूबर तक, दिसंबर वाले क्वार्टर के लिए 7 जनवरी तक, मार्च वाले के लिए 31 मार्च तक। यानी वही सेम ही चीज है यहाँ पे। 165 में 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ जब डिडक्ट करोगे उसके 7 तक पेमेंट कर देना। 165 ए में क्वार्टरली जाएगा, क्वार्टर खत्म होने के बाद 7, क्वार्टर खत्म होने के बाद 7, और 31 मार्च के लिए 31 मार्च। ओके। पेनल्टी की बात कर ले, सेक्शन नंबर लर्न करना पड़ेगा। 171 एंड 172। 171 इज फेलियर टू डिडक्ट एंड पे। 172 किस लिए? रिटर्न नहीं लगाया तो। रिटर्न कब तक लगता है? 30 जून तक लगता है। नहीं लगाया तो पहले रिटर्न वाला देख लेते हैं 172। अगर रिटर्न नहीं लगाया तो 100 पर डे करके पेनल्टी लगेगा। कितना लगेगा? 100 पर डे करके पेनल्टी लगेगा। अब बात करते हैं 171। अगर 165 को पे नहीं किया तो 1000 पर डे करके लगेगा। कब तक पे करना पड़ता है? 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक पे करना पड़ता है। तो 1000 पर डे करके लगेगा, बट मैक्सिमम कितना लगेगा? जितना इक्वलाइजेशन लेवी है मैक्सिमम उतना ही लगेगा। अगर 165 में डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट करने में गलती कर दी, तो 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी विल बी द पेनल्टी। पेनल्टी पर डे अपने 100% विल बी द पेनल्टी। 165 ए में अगर पे नहीं किया, 165 ए में कैसे पेमेंट करते हैं? क्वार्टरली करते हैं। क्वार्टर खत्म होने के बाद 7 तारीख तक पेमेंट करना पड़ता है, और 31 मार्च के मार्च वाले के लिए 31 मार्च तक। अगर पे नहीं किया 165 ए वाला, तो स्ट्रेट अवे 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी विल बी योर पेनल्टी। सेक्शन नंबर 171। तो क्या देखा हमने पेनल्टी में? 172 एंड 171। 172 किसके लिए? रिटर्न के लिए। रिटर्न नहीं लगाया तो 100 पर डे। रिटर्न कब तक लगता है? 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक लगता है। 100 पर डे करके लगेगा। 171 किसके लिए? अगर 165 का फेलियर टू पे किया 1000 पर डे बट मैक्सिमम इक्वलाइजेशन लेवी तक, और डिडक्ट नहीं किया तो 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी विल बी द पेनल्टी। 165 ए का अगर पेमेंट नहीं किया तो 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। 165 ए में डिडक्ट क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज उसमें डिडक्ट होता ही नहीं है। उसमें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद से पेमेंट करता है, जाके सामने से जाके उसको 2% जमा देना पड़ता है, इसीलिए। अब इंटरेस्ट की बात कर ले तो इन केस ऑफ डिले इन डिपॉजिट इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ करके। कितना? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ करके लगता है। अब इंटीमेशन के बारे में पढ़ते। असेसमेंट प्रोसीजर सिंस हमने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी हम तुमको बता देते। जब भी रिटर्न लगता है ना तो इंटीमेशन आता है। तो इंटीमेशन क्या इस केस में भी आएगा? 30 जून तक हम रिटर्न लगाएंगे फिर भी इंटीमेशन आएगा क्या? द आंसर इज यस। 1 ईयर के अंदर आएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट और रिवाइज स्टेटमेंट इज फर्निश्ड। हाँ, वो वाला बताऊंगा इंटरेस्ट वाला। तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट और रिवाइज स्टेटमेंट इज फर्निश्ड। क्या इंटीमेशन का रेक्टिफिकेशन कर सकता है डिपार्टमेंट? कर सकता है। 1 ईयर के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन साउट टू बी अमेंडमेंट वाज इशूड। सुओ मोटो कर सकता है, मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कर सकता है, या मिस्टेक ब्रॉट इनटू नोटिस बाय एसएससी कर सकता है। ये पॉइंट नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो ये एकदम मक्खन की तरह दिमाग में चला जाएगा। इसमें सिर्फ फिर तुमको डेट लर्न करना पड़ेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। चलो इस पेज को रीड कर लो फटाफट। पेज नंबर है 77। झुट्टी खाई थी कसम जो
165 ए का पेनल्टी, 171 में सी सिंपल तो है। अगर पेमेंट नहीं किया, कब तक पेमेंट करते, क्वार्टरली पेमेंट करता, और क्वार्टर खत्म होते 7th। अगर 7th को पेमेंट नहीं किया तो 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी विल बी द पेनल्टी। मान लो 2% आता है 10,000 रुपए, तो 10 पूरा का पूरा पेनल्टी, तो 10,000 भी देना पड़ेगा और 10,000 का पेनल्टी भी देना पड़ेगा। असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, अभी ज्यादा प्रेशर मत लो उसका। चल आगे बढ़ते हैं। फिर 40 AIB याद है, 40 AIB में हमने क्या पढ़ा था कि अगर नहीं काटा तो 100% डिसअलाउ कर देंगे। कितना डिसअलाउ करेंगे, 100% डिसअलाउ कर देंगे, 30% नहीं, 100% डिसअलाउ। If any consideration is paid or payable to non-resident for a specified service on which equalization levy is deductible and such levy has not been deducted, yeah, after deduction has not been paid on or before the due date of ROI under section 139(1), such expense incurred shall not be allowed as deduction। हाँ, अब फ्यूचर में अगर हम डिपॉजिट कर देते तो फ्यूचर में अलाउ कर देंगे क्या एक्सपेंस को? यस, वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था। Such sum shall be allowed as deduction in computing income in the previous year in which such levy has been paid। जब 6% डिपॉजिट कर दोगे गवर्नमेंट के पास, फिर अलाउ कर देंगे। Disallowance would be attracted only in case of equalization levy on specified service where the onus is on the service recipient to deduct the equalization levy। है सर, क्या लिखा है? 165 लिखा है। क्या लिखा है? 165, 165 ए नहीं लिखा है। इट इज फॉर ओनली 165, लिख लो। इट इज ओनली फॉर 165, नॉट फॉर 165 ए। अब 1050 में लिख लो, यहां पे लिख लो इट इज फॉर बोथ, ये दोनों के लिए। In order to avoid double taxation, exemption under 1050 is available in respect of amount which has been subject to equalization levy. Equalization levy is not attracted the provision of income tax net as applicable will be ठीक। अच्छा, इक्वलाइजेशन लेवी ये अपना इनकम टैक्स एक्ट का नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट का है। ठीक है, तो गलती मत कर देना, याद रखना। तो इसमें लिखा अगर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है तो फिर इनकम टैक्स एक्ट लग जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट में सर क्या लगेगा, पढ़ेंगे उसको नॉन रेसिडेंट चैप्टर में, अभी क्यों टेंशन लेना उसके लिए। हाँ सर, समझ गए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा यहाँ लिख लो, ये है तुम्हारा फाइनेंस एक्ट 2016 के सारे सेक्शन। किसके? फाइनेंस एक्ट 2016 के सेक्शन है। फिर बोलोगे सर कि किसका सेक्शन है, ये है फाइनेंस एक्ट 2016 का सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, तो इट विल बी 1050 में एप्लीकेबल है। ठीक है, रॉयल्टी वाला पॉइंट अभी नहीं करेंगे, DTAA के बात करेंगे, पेंडिंग रखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया है कंपाइलर में, उसको भी फिर पेंडिंग करेंगे। सर 165 पे मैं टर्नओवर लिमिट वगैरह थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अब ये क्वेश्चन करेंगे ना पूरा एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा किसका क्या देखना है। चलो दैट्स इट। अब आते हैं स्ट्रेट हमें क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 248। देखो जो जो पढ़ा ना, देखना इसमें सब कुछ दिखेगा तुमको। सब फर्स्ट पेज के अलावा ये सब इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी हाल फिलहाल में ज्यादा ही पूछ रहे इससे, इस इनफैक्ट फॉर पेनल्टी एंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी 1050 लिखना ही है,
40 AIB लिखना ही है पेपर में। तो आ जाओ सबसे पहले पेज नंबर 248 की तरफ दोस्तों। निकानू लिमिटेड, निकानू भैया का क्वेश्चन है। खेतों में तू आई नहीं। निकानू लिमिटेड की तरफ आ जाओ दोस्तों। निकानू लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन कॉटन गारमेंट अंडर द brand name Picot. In order to expand its export sale, it launched a massive publicity campaign in overseas market. For this purpose, उसने लिया ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। किसका लिया? स्काई इंक का लिया, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है एंड उसका कोई पीई इंडिया में नहीं है। निकानू लिमिटेड ने 10 लाख रुपए पे किए फॉर इट्स सर्विसेज। डिस्कस टैक्स एंड टीडीएस इम्प्लीकेशन ऑन द हैंड्स ऑफ निकानू एंड स्काई लिमिटेड। तो सिंपल है, निकानू ने पेमेंट किया स्काई को, और स्काई क्या है? स्काई एक नॉन रेसिडेंट है जिसका पी इंडिया में नहीं है। और ये पेमेंट किस लिए किया गया? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए किया गया। कितना अमाउंट पे किया? 1 लाख के ऊपर पे किया। हाँ, 1 लाख के ऊपर पे किया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? निकानू लिमिटेड को 6% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी 60,000 रुपीज का टीडीएस जमा करेगा। बट इसको टीडीएस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्वलाइजेशन लेवी बोलेंगे। सेक्शन नंबर कितना? 165। नहीं किया तो 40 AIB में 100% डिसअलाउ कर देंगे। अब स्काई की बात करें तो स्काई के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। 1050 के तहत ये इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तीनों पॉइंट हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखते हैं तीनों पॉइंट है कि नहीं है। सबसे पहले, स्काई का पी इंडिया में नहीं है एंड स्काई डज नॉट अक्रू इंडिया। निकानू लिमिटेड इज नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा बिकॉज स्काई का पी इंडिया में नहीं है। निकानू लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी 60,000। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया है, और नॉन डिडक्शन अगर किया तो 40 AIB में 100% डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउंस हो जाएगा 100% का। और 1050 में एग्जेम्प्ट है ये इनकम इन दी हैंड्स ऑफ स्काई इंक। स्काई इंक के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट है। तीनों पॉइंट लिखे हैं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। मजेदार क्वेश्चन है ये वाला भी। रघुराम Company Limited, Mumbai entered into the following agreement with various non-resident entity. फास्ट नहीं जा रहा है ना? नहीं, फास्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, जा रहा होगा तो बताना। सर खुद ही आंसर दे दीजिए सब। देखो इसका आंसर करना। पेड 4 lakhs to Messer Neil Inc., a company based in USA, for online advertisement of its product. Messer Neil Inc. does not have P in India. 4 लाख पे 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा। कौन डिडक्ट करेगा? रघुराम कंपनी लिमिटेड डिडक्ट करेगा। यही फास्ट जा रहा है, यही फास्ट जा रहा है। फटाफट आंसर दे रहे हो, बोल रहे फास्ट जा रहा है। 165 में 6% से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 6% से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा 24,000। नहीं किया तो 40 AIB में 100% डिसअलाउ कर देंगे। देख रहे हो आंसर हर एक में वही सेम चीज लिख रहा है। सर ग्रॉसिंग अप नहीं करेंगे? ग्रॉसिंग अप नहीं करेंगे। ग्रॉसिंग अप क्यों करेंगे? अभी ऐसा थोड़ी बोला नहीं डिडक्ट किया है। 4 लाख रुपया पेमेंट किया तो 4 लाख का 6% डिडक्ट करना है। ऐसे तो फिर हर ही क्वेश्चन में ग्रॉसिंग अप करते फिरेंगे अपने। ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट तभी लाना जब सेपरेटली बोलेगा कि विदाउट डिडक्शन पेमेंट कर दिया। जब ये वर्ड यूज करेगा तब ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट लाएंगे। Paid 50,000 to Mr. David, a non-resident individual, against digital space for online advertisement of its product. नहीं, क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों 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 नहीं? वेरी गुड, लेस देन 1 लाख रुपीज है। शाबाश दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। कहां से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा वहीं से। 1 लाख से कम है। सेक्शन नंबर 165। पेड 1,55,000 to Locks Limited for providing platform for sale of its used furniture item. OLX कोई लॉक्स बना दिया है, कितना क्रिएटिव है इंस्टीट्यूट, देख रहे हो। अब लॉक्स लिमिटेड इज अ कंपनी बेस्ड इन न्यूजीलैंड एंड डज नॉट हैव पी इन इंडिया। अच्छा, लॉक्स लिमिटेड कोई फिजिकल है क्या? नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। पढ़ के समझ में आ रहा है।
क्या उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में पीई है? द आंसर इज नो। सर्विस किसको वो दे रहा है? एक रेसिडेंट को सर्विस दे रहा है, 1,55,000 की सर्विस दे रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? इस सिनेरियो में नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, नो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2% से इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड 2 करोड़ के ऊपर हो। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि लिखा है क्या 2 करोड़ से कम है? नहीं, 2 करोड़ पूरा इंडिया का मिला के देखना होता है, ठीक है। तो अगर 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो इस सिनेरियो में 2% से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? लॉक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड टू पे इक्वलाइजेशन लेवी इतना, बीइंग अमाउंट पे टूवर्ड ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडेड बाय लॉक्स लिमिटेड। यहाँ पे वो पॉइंट लिखा नहीं है, बट अपने लिखेंगे, लिख लो, 2 करोड़ वाला पॉइंट लिखेंगे, 2 करोड़ वाला लिखना पड़ेगा। इट इज अज्यूम दैट टोटल टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़ रुपीस, अजम्पशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये तो कुछ भी लिख देते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर ये आंसर कैसे लिखा है अपने एग्जाम में, कैसे लिखेंगे? अरे कुछ नहीं किया इन्होंने, क्या किया, पहले 165 लिखा, फिर 165A का प्रोविजन लिखा, दोनों का प्रोविजन लिखने के बाद फिर अलग अलग आंसर कर दिया। सर यहाँ 2 करोड़ से कम है तो इक्वलाइजेशन लेवी क्यों नहीं, अपने अज्यूम कर रहे हैं। देखो 2 करोड़ से कम ये नहीं देखना है, ये जो रुपया पेमेंट किया है लॉक्स लिमिटेड को ये नहीं देखना है, अपने को देखना है लॉक्स लिमिटेड का पूरे इंडिया में मिला के कितना टर्नओवर है। पूरे इंडिया में अगर मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो इक्वलाइजेशन लेवी जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ ओवरऑल इंडिया का तो डेटा दिया नहीं अपने को, सो वी विल अज्यूम कि 2 करोड़ के ऊपर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। रघु लिमिटेड made a payment of 3 lakhs on 30/6 towards procuring online advertisement space to foreign company which had no place of business in India. The company remitted equalization levy on 23/3. Calculate interest and penalty. पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। 30/6 मतलब कब तक पे कर देना चाहिए था इक्वलाइजेशन लेवी को? तो इक्वलाइजेशन लेवी को अपने को पे कर देना चाहिए था 7/7 तक, करेक्ट। 7 तारीख तक पेमेंट जाता है, क्या 7 तारीख तक पेमेंट गया? नहीं। कब गया? मार्च में गया। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं दोस्तों, 1, 2, 3, 9 महीने। तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? बोलो 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 जरा सा, किस अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट यहाँ पे? वेरी गुड। गलती से 3 lakhs पे मत लगा देना, 3 lakhs का 6% का 1% इंटू 9 months लगेगा, करेक्ट। 3 lakhs का 6% इज द इक्वलाइजेशन लेवी। तो 3 lakhs का 6% कितना होता है? 18,000। 18,000 का 1% इंटू 9 months, दैट इज 1620। 1620 का इंटरेस्ट लगेगा, 1620 का इंटरेस्ट लग जाएगा, करेक्ट। 1620 का इंटरेस्ट लगेगा। 3 lakhs का 6% का 1% इंटू 9 months। गलती क्या होगी? हम जोश जोश में 3 lakhs का 1% लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पेनल्टी कितनी लगेगी? तो सर पेनल्टी लगेगी, सिंस इसने पेमेंट नहीं किया है, तो पेनल्टी के बताओ 165 में कितनी पेनल्टी है? बोलो। सेक्शन नंबर बता देता हूं, 171। 171 में कितनी पेनल्टी है? 1000 पर डे की पेनल्टी है, करेक्ट। अब 1000 पर डे की पेनल्टी है, 9 months है, अप्रोक्स भी कैलकुलेशन करेंगे तो 270 इंटू 1000 पर डे, तो आ जाएगा 2,70,000 के ऊपर। बट मैक्सिमम लिमिट कहां पे आ जाती है? जितना इक्वलाइजेशन लेवी है उतना। तो जितना इक्वलाइजेशन लेवी कितना है? 3 lakhs का 6%, दैट इज 18,000। तो कितने की पेनल्टी लगेगी? 18,000 की। बाकी तुमको इसमें वो डेज कैलकुलेट कर देना, 259 डेज आएगा, तो 2,59,000 की पेनल्टी या 18,000 विच एवर इज लोअर,
18,000 इज लोअर, तो 18,000 की पेनल्टी आ जाएगी। वंस मोर, वंस मोर, बबीता जी का परफॉर्मेंस चल रहा है सर, रिलेट नहीं हुआ। अरे यार जेंजी बच्चे ना। देखो, इक्वलाइजेशन लेवी कितना है, 6 lakhs का, 6 lakhs है क्या, 3 lakhs का, 3 lakhs का 6%, 3 lakhs का 6% कितना हुआ, 18,000 रुपीज। इंटरेस्ट तो समझ में आ गया, सिर्फ पेनल्टी बताते हैं। पेनल्टी अपने को बोलती है 1,000 पर डे की लगेगी, ठीक है। 30/6 को का बात था, कब तक जमा करवा देना था, 7/7 तक जमा करवा देना था, क्या 7/7 तक जमा करवा दिया क्या, नहीं। ओके, तो कितना दिन का डिले हुआ, तो अपना डिले हुआ 259 डेज का, कैलकुलेट करना 259 का डिले आ जाएगा। तो कितना हो गया, 2,59,000। पेनल्टी कितनी बनी, 2,59,000। बट कहते हैं जो पेनल्टी है वो इक्वलाइजेशन लेवी दैट इज 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा, यानी क्या हो गया, विच एवर इज लोअर, दैट इज मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, 18,000 रुपीज। डन, क्लियर। अच्छा, एक बार 259 देखो तो 259 आ रहा है क्या, 7/7 से कैलकुलेट करो एक बार। एक शॉर्टकट बताऊंगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। 7 को लेके कि 7 को छोड़ के, 7 तारीख को छोड़ के कि 7 तारीख को लेके, 259 किस पे आ रहा है, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट एक बार हटा के बताओ। 7 को छोड़ के यानी 8 तारीख से कैलकुलेट कर रहे हो, करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट पेज पे जाओ, फर्स्ट पेज कहाँ, जहां पे भी नोट्स बना रहे हो, कॉमन नोट्स जहां पे बना रहे हो, फर्स्ट पेज पे अगर हो, या लास्ट पेज, लास्ट पेज पे जगह होगी शायद, वहां पे जाके लिखो। हाँ है ना जगह, ये कॉमन नोट्स का पॉइंट है एग्जाम के पहले देखने के लिए। फॉर इक्वलाइजेशन लेवी पेनल्टी के केस में कैलकुलेट फ्रॉम, नहीं, कैलकुलेट डेज एक्सक्लूडिंग 7th, ठीक है। ये तुमको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने के लिए। पहले से अपने को पता है इक्वलाइजेशन लेवी के केस में जब अपने पेनल्टी का कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे लिख भी दो 1,000 पर डे, लगे हाथों रिवीजन भी हो जाएगा, 1,000 पर डे, सेक्शन नंबर भी लिख दो लगे हाथों 171। तो 1,000 पर डे के केस में कैलकुलेट डेज एक्सक्लूडिंग 7th, 7th को छोड़ के कैलकुलेट करना। अब एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा रिवीजन के टाइम में, उसको लेना है नहीं लेना है, ये बहुत दिक्कत देता है, ये पहले ही से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब ये पॉइंट्स वाला ना, तुम लोग जब रिवीजन करने बैठोगे, जहां जहां इंटरेस्ट पेनल्टी वाला पॉइंट है ना, वो लिखते चलना, ठीक है, एक बना लेना, और जो भी बना लेगा क्लास के ग्रुप में शेयर कर देना ताकि सबका हेल्प हो जाए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है, वो डेट लेना है, वो डेट नहीं लेना है, क्या करना है, तो ये पहले से सॉर्ट आउट है अपना। चलो आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों, ये तो हो गया। फोर्थ नंबर अभी पेंडिंग करेंगे दोस्तों, इसको अभी नहीं करेंगे, नॉन रेसिडेंट और डीटी डबल ए के बाद, डीटी डबल ए के बाद भी इसको कर सकते हैं, तो डीटी डबल ए के बाद करेंगे इसको। आते हैं थोड़ा सा नीचे, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल योर्स, गो अहेड, इंटरेस्ट निकालना है, पेनल्टी निकालना है। Sun Limited is an Indian company engaged in a business of manufacturing. To expand its international sale, it hired a service of a London-based company, Shining, for online advertisement. Shining का कोई permanent establishment नहीं है इंडिया में। Sun Limited paid 5 lakhs to Shining for service and deducted equalization levy on 15/3. Credited to the account of central government on 17/4. 15/3 का है तो कब तक जमा दे देना चाहिए था, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या 31 मार्च मत कर देना, ठीक है, गलती मत करना। हाँ सर, हमको लगा 31 मार्च, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले के लिए था, इसके लिए नहीं। तो ये जाएगा 7 अप्रैल तक,
7 अप्रैल तक जमा करवा देना चाहिए था। जमा कब करवाया? 15 अप्रैल तक, तो ज्यादा डिले नहीं है। इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीने का पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा। और क्या लग जाएगा तुम्हारा? ये पेनल्टी। पेनल्टी कितनी लगेगी? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 दिन की पेनल्टी लगेगी। 8 डेज की पेनल्टी लगेगी 1000 करके, तो हो गया 8000। इक्वलाइजेशन लेवी कितना है? 5 लाख का 6%। 5 lakhs का 6% कितना होता है? 30,000। विद इन लिमिट है। हाँ, तो पेनल्टी लग जाएगा तुम्हारा 8,000 का। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% पर मंथ लगेगा 30,000 का। तो इंटरेस्ट हो गया 300 रुपए। पेनल्टी हो गई तुम्हारी पेनल्टी लिखा नहीं है इसमें, इंटरेस्ट वाटर, अच्छा पूछा नहीं है पेनल्टी, पेनल्टी पूछा नहीं है। इसमें पूछा है व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड, कब कब पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अपने को सिंपल से लिखना है नो पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी shall be impossible if Sun Limited proves to the satisfaction of AO that there was reasonable cause for the failure। तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये वाला पॉइंट अभी नहीं कर पाओगे, अपील वाला। वैसे 30 डेज के अंदर अपील फाइल करते हैं। अपील पड़ा था ना आईडीटी में, वैसे ही अपील डीटी में भी होता है। तो 30 डेज के अंदर हम असेसिंग ऑफिसर के पास, कमिश्नर अपील के पास फाइल कर सकते हैं, 30 डेज के अंदर। तो रीड कर लेना, समझ जाओगे असेसमेंट प्रोसीजर के। क्वेश्चन नंबर 6 मजेदार क्वेश्चन है। क्या सारे क्वेश्चन बनाएंगे? हाँ ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन बनाएंगे। एक्स वाई जेड कंपनी एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी है बेस्ड इन सिंगापुर। ओन करता है, ऑपरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी थ्रू विच इट अफेक्ट्स ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। फॉलोइंग आर इट्स रिसीप्ट। तो एक्स वाई जेड का एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया क्या? हाँ, बिकॉज उसका एक वेबसाइट है, वेबसाइट से वो सेल करता है। अगर खुद की वेबसाइट से भी सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तुम। तो एक्स वाई जेड एक नॉन रेसिडेंट है, उसका पी इंडिया में है क्या? नहीं, पी इंडिया में नहीं है, वो सेल कर रहा है। तो अगर वो सेल कर रहा है और 2 करोड़ के ऊपर चला जाएगा इंडिया में, तो उस सिनेरियो पे उसको 2% से इक्वलाइजेशन लेवी जमा करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 165A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016। चलो देखते हैं। इसको रुपया मिला है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या ये अमाउंट को कंसिडर करते हैं अपने? एक ई कॉमर्स ऑपरेटर रेसिडेंट को गुड्स बेच रहा है, क्या वो वाला अमाउंट अपने कंसिडर करते हैं? यस। वो चार्ट याद रखना दिमाग में जो हमने बनाया था। रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब नॉन रेसिडेंट को अगर गुड्स दे रहे हैं तो अपने को देखना पड़ेगा कि नॉन रेसिडेंट के केस में गुड्स था क्या? नहीं था, याद करो सिर्फ सर्विस थी। बट out of the said sum 57 lakhs relate to the receipt from person using IP address located in India। क्या ये वाला अमाउंट इंक्लूड कर लेंगे गुड्स के लिए? हाँ। तो अगर ये अमाउंट इंक्लूड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 158 प्लस 57। 158 प्लस 57 कितना हुआ? 215 लाख। क्या दोनों सब मिला के 2 करोड़ के ऊपर चला गया? यस। अब समझ गए टर्नओवर मतलब क्या होता है, क्या देखना पड़ता है 2 करोड़ में। तो इसको अपने को पे करना पड़ेगा 2% इक्वलाइजेशन लेवी। और एक बार चार्ट देख लेते तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है। किसको दे रहा है? रेसिडेंट को दे रहा है। नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में या आईपी एड्रेस जो इंडिया का यूज कर रहा है, पेमेंट मिल रहा है, इक्वलाइजेशन लेवी पे करेगा गवर्नमेंट को 2% से। एम आई क्लियर दोस्तों? यस, दैट्स इट। तो हो गया तुम्हारा 2,15,000। 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है 2%, यानी 4.3 लाख रुपीस अपने को पे करना पड़ेगा। इजी, सिंपल एकदम। चलो, अब आते 7th नंबर। डर लग रहा है देख के? भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। जो क्वेश्चन डराता है ना, वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होता है, याद रखना।
Kiwi Inc., a company based in USA, is engaged in manufacturing and selling of mobile phone. Mobile phones based globally. It sell each mobile phone for USD 2000 रुपीज। तो कीवी इंक क्या करता है, मोबाइल बेस्ड है ग्लोबली, $2000 है, कितना, $2000 का एक मोबाइल फोन है। Alpha Inc., another company based in USA, own and manages website which act as marketplace for buying and selling of goods and also hosts advertisement. Gamma LLC, a company incorporated in UK, is engaged in manufacturing and selling of printer. गामा को छोड़ो, गामा जाए भाड़ में। बात करते हैं अल्फा इंक। अल्फा इंक क्या एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्या? ये नवनीत के एग्जाम के क्वेश्चन है। हाँ, तो अल्फा इंक एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। कीवी क्या है? कीवी अपना एक कंपनी है जो बेचता है, इसका खुद का भी वेबसाइट है, तो खुद के वेबसाइट से भी बेचता है, तो ये भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखो कितना मजेदार है। कीवी इंक ने 80,000 मोबाइल फोन बेचा है। ओके, लेट्स सी। अल्फा इंक के थ्रू इसने बेचा है टू अ पर्सन हु आर रेसिडेंट इन इंडिया 15,000 मोबाइल फोन। थोड़ा सा नीचे आते हैं, कन्वर्जन रेट दिया, कन्वर्जन रेट ₹80 है, ठीक है, 80 रुपीज है। चलो, अल्फा इंक के थ्रू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को बेचा है, क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा है? अल्फा इंक इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, यस। कितना रेसिडेंट को बेचा? गुड्स है क्या मोबाइल फोन? यस। रेसिडेंट वाला क्या इसको कैलकुलेशन में अपने लेते लेते हैं? अभी देखना गलती करोगे। सबसे पहले 15,000 मोबाइल फोन हमने बेचा है, $2,000 का एक मोबाइल फोन है, एक्सचेंज रेट 80 रुपीज है, कितना हो गया? 15,000 इंटू 2,000 इंटू 80, 2,40,00,000 हो गया, 2.4 करोड़। कैलकुलेट करो कि उससे भी ज्यादा है। सर ये तो उससे भी ज्यादा लग रहा है, 240 करोड़ है। हाँ करेक्ट, 240 करोड़, तो 2 करोड़ के ऊपर ही चला गया। क्या इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है दोस्तों? 165 लगेगा, लगेगा ऑब्वियसली, 2 करोड़ के ऊपर है और रेसिडेंट को दे रहे, गुड्स दे रहे, 2%। दोस्तों पे कौन करेगा? अल्फा पे करेगा या कीवी को पे करना पड़ेगा? बोलो 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 बोलो। कीवी पे करेगा कि अल्फा पे करेगा? अल्फा पे करेगा कि कीवी पे करेगा? सर अल्फा पे करेगा सर, कीवी पे करेगा सर, अल्फा कीवी। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है यहाँ पे? पहली बात तो ये बताओ मेरे को, हु इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर? सर ई कॉमर्स ऑपरेटर तो यहाँ पे कीवी है, बट सर वो ये अल्फा है, बट सर ये तो प्रोडक्ट जो बेच रहा है, ये तो बेच रहा है इसका। बट हमने प्रोविजन क्या पढ़ा था? हमने प्रोविजन पढ़ा था कि जब ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स देगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा करवाएगा 2%। तो यहाँ पे ये 2% कौन जमा करवाएगा दोस्तों? अल्फा। अल्फा का प्लेटफॉर्म उसी को जमा करवाना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, फिर अल्फा के थ्रू हमने बेचा है 25,000 मोबाइल फोन टू अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया सिटिंग इन यूके। गुड्स बेचा नॉन रेसिडेंट को, कवर होगा क्या? नहीं, नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कवर होता है? सर्विस, वो भी स्पेसिफाइड सर्विस। तो यहां पे कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। अभी तक डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं, आसान है। नेक्स्ट, कीवी ओन वेबसाइट से दे रहा है, क्या ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया? हाँ। रेसिडेंट इन इंडिया को दे रहा है 7,000, तो क्या करना है? 7,000 इंटू 2,000 इंटू 80 रुपीज, तो हो गया 7,000 इंटू 2,000 इंटू 80 रुपीज, हो गया मेरा 112 करोड़। तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी तो लगेगा, बट कौन पे करेगा? सर सिंपल है, यहाँ पे क्या ही कंफ्यूजन है, कीवी पे करेगा। कीवी है ई कॉमर्स ऑपरेटर, वही पे करेगा। क्लियर? यस सर। कीवी ने ओन वेबसाइट से बेचा है टू अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया यूजिंग इंटरनेट इन यूके। यूके का इंटरनेट है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। सेम लाइक अल्फा का सेकंड पॉइंट, ये भी वही सेम पॉइंट है। अच्छा,
कीवी इंक फिजिकल स्टोर से बेचता है यूएस में। फिजिकल स्टोर का तो कोई लेना ही देना नहीं है, यहाँ सारा ऑनलाइन ही अपने पढ़ रहे थे, यहाँ पे कोई तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट। यहाँ खत्म हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, एग्जाम में आता तो सॉल्व कर लेते, आस्ते आस्ते पढ़ते तो आराम से कर लेते, अरे कर लेते यार, आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। गामा एलएलसी, a company incorporated in UK, is engaged in manufacturing and selling of printer। तो गामा एलएलसी एक यूके का कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करता है कंप्यूटर। वो इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा इंक फॉर पब्लिशिंग इट एडवर्टीजमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ अल्फा इंक फॉर अ पीरियड फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च। गामा एलएलसी पेड यूएसडी 50,000 फॉर होस्टिंग एडवर्टीजमेंट इन इंडिया फॉर इंडियन कस्टमर, USD 20,000 फॉर होस्टिंग एडवर्टीजमेंट इन यूके फॉर यूके कस्टमर। देखो बड़े मजेदार है ये क्वेश्चन तो, और तुम आंसर करोगे, मैं नहीं हेल्प करूंगा, मेरे को बताना आंसर। सेक्शन नंबर बता दोगे तो हम समझ जाएंगे। नहीं, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। सर्विस दे कौन रहा है पहले ये बताओ मेरे को। अल्फा दे रहा है, वो कौन है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर बाहर का। सर्विस ले कौन रहा है, गामा एलएलसी, वो कौन है, नॉन रेसिडेंट। तो याद है हमने क्या पढ़ा था, यहां पे 165 ए लगेगा। 165 ए में हमने क्या पढ़ा था, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि नॉन रेसिडेंट है, जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो एक नॉन रेसिडेंट को स्पेसिफाइड सर्विस देता है तो 2% से कटता है। क्या स्पेसिफाइड सर्विस में एडवर्टीजमेंट था, क्या एडवर्टीजमेंट टू इंडिया का बंदा, यस, रेसिडेंट को एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट था। तो एक स्पेसिफाइड सर्विस है, यहां पे 2% से इक्वलाइजेशन लेवी जमा करवाना पड़ेगा अल्फा को, अल्फा को 2% से इक्वलाइजेशन लेवी जमा करवाना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया, कुछ डायग्राम फाइग्राम बना के बताइए। तो ये देखो सिंपल है, अल्फा सर्विस देता है गामा को, ये भी नॉन रेसिडेंट, ये भी नॉन रेसिडेंट, इसका भी पी इंडिया में नहीं है, इसका भी पी इंडिया में नहीं है, ठीक है, कभी इंडिया का कोई लेना देना नहीं है इसमें। बट हुआ क्या, इसने जो सर्विस दी है वो सर्विस दे दी इसने स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड सर्विस में क्या था, एडवर्टीजमेंट, किसको दिखा दिया, रेसिडेंट इन इंडिया को दिखा दिया। तो अब अल्फा को, जो कि एक नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, 2% से इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट के पास जमा करवाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर इज 165 ए। याद करो 165 कब लगता था, जब एक रेसिडेंट पेमेंट करता था ई कॉमर्स ऑपरेटर को या किसी भी नॉन रेसिडेंट को एडवर्टीजमेंट के लिए। यहां पे एक नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, तब 165 ए का कंडीशन चेक करना है। एम आई क्लियर दोस्तों? ओके, चलो देख ले। तो वही है, अल्फा इंक पे करेगा 2%, 80,000 रुपीज। डन है जी। हो गया, समझ में आया? चलो एक काम करो, एक बार इसको रीड कर लो, इसको थोड़ा रीड करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रीड कर लो एक बारी, तो और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तबाही क्वेश्चन, अब नहीं लगेगा, अब आसान लगेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा लगता है, तकलीफ होती है, लेकिन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 80% तो सॉल्व हो जाएगा। क्यों नवनीत, हो गया था कि नहीं? कौन सा प्रोविजन लगेगा इसमें, यही सोचने में टाइम चला गया। क्लास नहीं लिया था ना मेरे से।
अच्छा इसमें एक और ना नेक्स्ट इसी वाले में कि यूके वाले कस्टमर के लिए अगर दिखा रहा है तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, उस सिनेरियो में कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। डन। अरे सर ये तुक्का से क्वेश्चन आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना। क्वेश्चन नंबर 8 आरटीपी नवंबर 23 सेम टाइप का क्वेश्चन है एंड ऑब्वियसली इट इज योर होमवर्क। एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो योर होमवर्क, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी खास है नहीं इसमें, पढ़ लेना हो जाएगा। एंड दोस्तों, दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ एक और छोटू सा पॉइंट बचा है, अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। सर हमको लगा आप बोलेंगे खत्म हो गया, छोटू सा पॉइंट करके फिर खत्म होगा। पेज नंबर 78 कॉन्सेप्ट बुक। ये आरटीपी वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, करेक्ट तो सही बोल रहा है, आरटीपी करके जाना है, एटलीस्ट 3 टर्म का आरटीपी करके जाना है। पर 3 टर्म का तुमको कंपाइलर ही करना है, कंपाइलर में तो सभी कुछ कवर। किस में ऑल्टरनेटिव लिखा है? इस वाले में 7 नंबर में ये ऑल्टरनेटिव, ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये नॉन रेसिडेंट के बाद समझ में आएगा, इसमें नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते। Consideration received or receivable from e-commerce supply or service shall include sale of goods, consideration for sale of goods irrespective whether the e-commerce operator owns the goods. However, it shall not include consideration for sale of such goods which are owned by person resident in India or by permanent establishment in India of a person non-resident in India if sale of such good is effectively connected to such permanent establishment. आए बैगन। कुछ भी नहीं, देखने से टफ लगता है नहीं, सिंपल सी बात बोल रहा है। हमने क्या पढ़ा था? एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एक नॉन रेसिडेंट है और जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो गुड्स या सर्विस की सप्लाई दे रहा है एक रेसिडेंट को, करेक्ट, या एक नॉन रेसिडेंट को जिसका पी इंडिया में है, इसको अगर अपने सप्लाई देते हैं, तो इस सिनेरियो में इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा? इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट 2% डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या होता है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्या ये लोग हमेशा अपना ही माल बेचते हैं क्या, कि दूसरे से लेके आते हैं? दूसरे से लेके आते हैं। तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका पी इंडिया में नहीं है, वो माल बेच रहा है एक रेसिडेंट को, गुड्स दे रहा है या सर्विस सेल कर रहा है, सर्विस दे रही है। बट ये गुड्स एंड सर्विसेज ये खुद नहीं दे रहा है, ये लेके आ रहा है किसी और रेसिडेंट से। तो एक रेसिडेंट से गुड्स ले रहा है, दूसरे रेसिडेंट को गुड्स बेच रहा है, एक रेसिडेंट की सर्विस दूसरे रेसिडेंट को प्रोवाइड करवा रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका पी इंडिया में नहीं है। तो इस सिनेरियो में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, इस सिनेरियो में कोई इक्वलाइजेशन नहीं लेवी नहीं लगेगा। तो अगर एक रेसिडेंट से गुड्स खरीद रहा है, एक रेसिडेंट को सप्लाई कर रहा है, तो कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। और या तो फिर किसी नॉन रेसिडेंट से जिसका पी इंडिया में, उससे गुड्स खरीद के एक रेसिडेंट या एक नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में उसको सेल करेगा, तो भी कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। पहला वाला पॉइंट है गुड्स के लिए, दूसरा वाला पॉइंट है सर्विस के लिए। रीड कर लो, खत्म है। इंडिया से माल खरीद के इंडिया को ही बेच रहा है, कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं, ऐसे करके लन कर सकते हो।
डन दोस्तों। ओके। सो दोस्तों यहाँ खत्म हो रहा है अपना इक्वलाइजेशन लेवी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के 2 चैप्टर हो गए खत्म। अब परसों करेंगे हम डीटी डबल ए, फिर करेंगे नॉन रेसिडेंट, फिर करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर करेंगे नॉन रेसिडेंट एंड अपना पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म हो जाएगा। फिर असेसमेंट प्रोसीजर करके बस ओवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दोस्तों। यहाँ खत्म होता है अपना इक्वलाइजेशन लेवी। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम।